Hello learners, welcome to the IS Marathon and here we are guys. One of the most important सीरीज चल रही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की. हाईली क्रिटिकल एनालिसिस एंड कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं. पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है. ये आपका पार्ट थर्ड है चैप्टर 2 का. ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट थर्ड है जिसके अंदर हम देख रहे हैं फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. यस, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर फर्दर रीडिंग. और जो हम करने जा रहे हैं हमारी जो पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है. यस, तो देखो यहाँ पर हमने अभी तक काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया. मराठा देख लिए, फ्रेंच देख लिए. ठीक है. यस, तो अब हमको देखने यहाँ पर जो मिसोर है, मिसोर रीजन जो है आज का हमारा, आज का जो हमारा हैदराबाद और उसके नीचे वाला रीजन, ठीक है, और अपर आंध्रा वाला रीजन, ठीक है, और मिडिल अपर और मिडिल सेंट्रल आंध्रा वाला रीजन है. ठीक है. सो आपको बता दूँ मैसूर वॉर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो वन ऑफ द फाइनेस्ट कमांडर, मिलिट्री कमांडर एंड द रूलर ऑफ इंडिया है, ठीक है, टीपू सुल्तान, जिनके बारे में हम काफ़ी कुछ जानेंगे इसके अंदर. यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1769 तक. अभी तक हमने पूरे एंग्लो मराठा वॉर देख लेते तीनों, और कर्नाटिक वॉर्स भी देख चुके हैं हम, है ना. बहुत ही इजीली वे में बता दिए. बाकी मेरा फ्री कोर्सेज जाकर देख लो अनअकैडमी पर, और डिटेल में जाने को मिल जाएगा. चिंता मत करो, बिल्कुल भी एब्सोल्युटली फ्री एट ऑल है. सबके चीज़ों के फ्री मटेरियल अवेलेबल करा दूंगा आपको. टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर देखो 1767 से 69 तक स्टार्ट था ये. मतलब इन बिटवीन 1767 और 69, है ना. बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाइए. आप भी इसको बार बार बोलना, अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको. यस, अब ब्लाइंडेड बाय देयर इजी सक्सेसेस इन द बंगाल, इंग्लिश कॉन्क्लूडेड ट्रीटी विद द निजाम अली ऑफ हैदराबाद. ठीक है, देखो अब ब्रिटिश लगातार वोट जीतते जा रहे थे. हार कहीं पे देखने को मिल नहीं रही थी. बंगाल जीत गए, है ना. फ्रांस को हरा दिया, पौंडीचेरी वगैरह. उसके अलावा यस क्लाइव, हमने ये सब देखा. मराठास को हराते हुए आ रहे थे. तो निजाम अली के साथ इन्होंने एक ट्रीटी फाइनल की, और उन्होंने इसके बदले में उन्होंने क्या कहा ट्रीटी में कि आपको नॉर्थन सरकार यानी कि नॉर्थन पार्ट देना पड़ेगा आपको, है ना, कंपनी को, ताकि जो निज़ाम है, क्योंकि निज़ाम जो है ना उसका मैसूर के राजा जो है हैदर अली, सॉरी जो कमांडर है वहाँ के मिलिट्री चीफ है हैदर अली, उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? निज़ाम लड़ रहे हैं, आपस में इनकी बनती नहीं है. तो ये ट्रीटी की गई निज़ाम और ब्रिटिशर्स के बीच में, ताकि निज़ाम जो ट्रूप्स हैं किनका, ब्रिटिशर्स का, उनके साथ मिलकर के हैदर अली को हरा सके. ठीक है, और हैदर अली बहुत पावरफुल इंसान, ठीक है, वन ऑफ द जीनियस इन मिलिट्री कमांडर. हाँ यस, ही वॉज इलिटरेट, याद रखना, इलिटरेट था बिल्कुल हैदर अली. लेकिन बाद में इन्होंने क्या करा, जो इनका राजा था, यस, उन्हीं को हटा करके, विच इज़ रिलेटेड टू द हिंदू डायनेस्टी, उनको हटा करके फिर खुद ही अपने आप को रूलर इन्होंने जो है घोषित कर लिया था. यस, सो हैदर अली का नाम कभी मत भूलना इंडियन हिस्ट्री में, है ना. यस, सो हैदर अली ऑलरेडी हैड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स. उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बहुत सारे थे. बस यही है कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, जैसे कि अरकट के साथ, है ना, आरकोट के साथ. उसके अलावा जो थे मराठास के तो मराठास यहाँ पर रेड करते थे इन, और उसके बदले में कभी कभी तो इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता था इन रिटर्न, क्योंकि इनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता था मराठास को. लेकिन मराठास को भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रेजिस्टेड किया है, यह रखना है ना. सो सडनली हैदर फाउंड अ कॉमन फ्रंट ऑफ द निज़ाम, द मराठास एंड द नवाब ऑफ द कर्नाटिक. ठीक है, ये याद रखना कि एक मतलब एक कॉमन फ्रंट बनता हुआ देखा इन्होंने कि निज़ाम मराठास और जो नवाब है कर्नाटिक का, इसके खिलाफ आने वाले हैं. तो याद रखना क्या क्या फ्रंट बनाया यहाँ पर, निज़ाम मराठा और नवाब ऑफ द कर्नाटिक. तो हमेशा से याद रखना कि आरकोट वगैरह ये सब इसी रीजन के आसपास के, और कोई भी जो है खुश नहीं है हैदर अली की पॉलिसीज से. यस, सो यहाँ पर हैदर अली एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेलता है. ठीक है, बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेलता है हैदर अली. मराठास को तो ये मराठास को पैसे दे करके हटाता है, एंड उसके अलावा निज़ाम को टेरिटोरियल गेंस का लालच दे करके निज़ाम को हटाता है. ठीक है, एंड टुगेदर विद लेटर लॉन्च्ड एन अटैक ऑन अरकोट. और ये कहता है कि निज़ाम के साथ मिलकर के फिर ये अटैक करेंगे अरकोट पे. ठीक है, तो ये डिप्लोमेटिक गेम, क्योंकि मराठास को तो पैसे दे देता है ये, है ना, और निज़ाम से कहता है कि अगर आप मेरे साथ मिलकर के अरकोट पे हमला करोगे तो आपको मैं यहाँ से टेरिटोरी दूंगा. ठीक है, इस तरीके से. सो द पैनिक स्ट्रिकन मद्रास गवर्नमेंट कंक्लूडेड द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, क्योंकि मद्रास गवर्नमेंट क्या आपकी जो ब्रिटिशर्स थे, तो अब इनको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएशन होने लगा. वो एक ट्रीटी की इन्होंने एक 4 अप्रैल 1769 को. ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रेजिस्ट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, यानी कि अब जो है किसी भी टेरिटरीज़ को जो है आप छीन नहीं सकते. और एक डिफेंसिव अलायंस बनाया इन्होंने कि जब भी दो पार्टी कमिट करेगी इंग्लिश के खिलाफ, ठीक है, हैदर इन केस ही वाज अटैक बाय द अनदर पावर. ठीक है, मतलब जो
लेकिन लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो ये वाला जो ट्रीटी हुई ना, जिसके अंदर इन्होंने डिफेंसिव अलायंस बनाया है, यानी कि अगर कोई जो जो जैसे कि हेल्प इंग्लिश है, वो हैदर को हेल्प करेंगे अगर कोई और पावर इनको अटैक करती है, हैदर को, याद रखना, मैसूर को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी। तो इसी कारण जो था हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। यस, और भी बहुत सारे रीजन थे जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर यही कॉन्टेक्स्ट था इसका, और यही इसका एंड था। ठीक है, तो एंड क्या था, ट्रीटी हुई थी 1769 में, बहुत ही ह्यूमिलिएशन के साथ ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, यस। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि हुआ था 1780 से लेकर के 84 में। ठीक है, सो उसी के कुछ साल बाद, लगभग 11 to 12 ईयर्स आफ्टर, क्या होता है कि एक अटेम्प्ट किया जाता है टू सेफगार्ड द इंडिया अगेंस्ट द फ्रेंच डिज़ाइन। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंच है, क्योंकि देखो हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते थे। ठीक है, फ्रेंच के साथ मिलकर के वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को हराया जाए। ठीक है, और टीपू सुल्तान का तो लेटर भी एक्सचेंज होते थे नेपोलियन के साथ। याद रखना, नेपोलियन की सत्ता थी वहाँ पर 1799 और 1800 से लेकर के 1815 तक। ठीक है, उसके बाद फिर वाटरलू होता है, उसके बाद चले जाते हैं वो, है ना। वाटरलू के बाद फिर तो हाई जाता है। ठीक है, नेपोलियन आपका। सो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग कहता है कि जितनी भी, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते हैं कि एक्सपीडिशन किया जाए और फ्रेंच को हराया जाए अच्छे तरीके से। तो वॉरेन हेस्टिंग होते हैं इस टाइम पे भैया, तो वो चाहते हैं कि जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट्स हैं उनको सीज कर लिया जाए। अब इतना आसान थोड़ी है। देखो, अब इन्होंने पोर्ट्स थे, जो पोर्ट्स माहे का पोर्ट्स था, है ना, अभी भी है। तो ऑन द मालाबार कोस्ट विच हैदर अली रिगार्डेड एज विद इन हिज ज्यूरिडिक्शन। देखो, माहे का पोर्ट जो था वो कहता था ये हैदर अली की उसके अंडर में आता है ये। ठीक है, 1779 में कहा उन्होंने। सो हैदर अली कंटेंटेड दैट इट वॉज हीज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द पोर्ट अगेंस्ट द एनी पॉसिबल फ्रेंच अटैक। यस, कोई भी अटैक होगा तो हैदर अली उस पर रिएक्ट जरूर करेगा, क्योंकि इसकी ड्यूटी है ये। अब द गवर्नर जनरल हाउएवर फियर्ड दैट द पोर्ट ऑफ द माहे might be used for the Mysorean ruler to receive the help from the French against the company। देखो, अब ये वाला जो माहे था वो क्या सोचा जा रहा था इसके बारे में, ब्रिटिशर्स क्या सोचते कि यार अगर इनके पास माहे पोर्ट रहा तो मान लो फ्रेंच अगर वहाँ से आर्मी सेंड करती है तो थ्रू सी आएगा ना, या फिर नेवी आएगी, तो यहाँ से उनको रिसीव करेंगे आर्म एम्यूनिशन जितने भी हो सकते हैं। तो और इस कारण ये चाहते थे कि माहे जो है इनके अंडर में आ जाए। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब गवर्नर जनरल को यही वहाँ पे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि इस तरीके से ये जो है अटैक ना कर दे हम पे। ठीक है, सो अब माइसोरियन रूलर जो है हेल्प ले सकते हैं बेसिकली फ्रेंच से, अगर उस टाइम पे इनके हाथ से नहीं जाता। सो हैदर अली कैम टू बी कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद द मराठास। ठीक है, अब यहाँ पर हैदर फिर मराठास पिक्चर में आ गए यहाँ पर, है ना। तो जो मराठास हैं वो कभी पिक्चर से यहाँ पर गए नहीं। ठीक है, सो इन बिटवीन वो बीच में आते रहे। ठीक है, अब इन्होंने फिर वही अपनी जो डिप्लोमेटिक की, ठीक है, उसी के साथ जो निज़ाम और मराठा को सेटल किया इन्होंने, और इन्होंने फ्रेंच से भी हेल्प लेना जो है सही समझा इस टाइम पे। ठीक है, तो फ्रेंच से इन्होंने हेल्प ली यहाँ पर। ठीक है, फ्रेंच से इन्होंने हेल्प ली यहाँ पर। ठीक है, एंड इन जुलाई अटैक दी जो आपका कर्नाटक और दी कैप्चर्ड अरकोट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अटैक करके अरकोट को भी कैप्चर कर लिया। तो ये अरकोट बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इनके लिए, डिफिटिंग दी एनिलिएटिंग द कंपनी ट्रूप्स। बहुत ज़्यादा जो था एनिलिएशन का सामना करना पड़ा, डिफीट का सामना करना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को। यस, अब यहाँ पर था लॉर्ड मकार्टनी। ठीक है, लॉर्ड मकार्टनी जो यहाँ पर थे वो द गवर्नर ऑफ द मद्रास थे इस टाइम पे। डिसाइडेड ऑन द पीस विच वॉज कॉन्क्लूडेड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। याद रखना, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है आपका, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, है ना। तो ये 1784 में होता है, जो लास्ट ईयर ऑफ आपका वॉर होता है, ट्रीटी उसी साल में होती है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर टेरिटरी एंड रिटर्न द प्रिजनर ऑफ द वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। ये आएगा ना मैंगलोर की ट्रीटी में, बस इतना था कि जितनी आपके पावर टेरिटरी वो रख लो और जितने आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो एक्सचेंज कर लो बस। ठीक है, तो फिर ये स्ट्रगल एंड तो हुआ, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मैसूर ने इतनी कट्टर यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया। फिर अब अगले आगे बढ़ते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पे। तो ये बहुत ही डिसिसिव बैटल था, बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव बैटल एक हद तक कहेंगे, क्योंकि जो फोर्थ था वो तो फाइनल था ही सही। ठीक है, तो उसके बाद कोई हो नहीं सकता था। यस, सो यहाँ पे जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था 1790 से लेकर के 1792 तक। ठीक है, तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का यहाँ पर वर्चस्व था काफ़ी ज़्यादा। टू इट्स वेरी नेचर कंसिडर्ड एवरी पीस ट्रीटी अ ब्रीथिंग टाइम फॉर अनदर ऑफेंसिव अगेंस्ट टीपू सुल्तान। ठीक है, तो ये हमेशा मौके में ही रहते थे कि कब ये वायलेशन हो और कब इनका जो है अटैक करने का मौका मिला। यस, अब टीपूज डिफरेंस विद द राजा ऑफ द ट्रावनकोर अरोज ओवर द लेटर्स परचेज ऑफ जेत कोतई एंड जो है यहाँ पर आपका क्रैनगनोर।
ठीक है, फ्रॉम द डच इन द कोचिन स्टेट। अब डच से इन्होंने ये खरीदने के सिलसिले में जो ट्रवनकोर के राजा थे उनसे इनकी अनबन हो गई, है ना। ट्रवनकोर के राजा से इनकी अनबन हो गई, क्योंकि टीपू सुल्तान क्या करते थे, जो कोचिन था ना उसको अपनी अपनी टेरिटरी समझते थे। अब उनकी टेरिटरी कोई कैसे भेज सकता है यार, कोई डोमिनेशन कैसे दिखा सकता है, तो ये उनका वैसा मानना था, ठीक है। तो ये राजा जो ट्रवनकोर थे तो उसके खिलाफ इन्होंने इस तरीके से, ये थी उनकी कार्रवाई, ठीक है। तो ट्रवनकोर के राजा थे कि वायलेशन क्या है इन्होंने उनके सोवरेन राइट का, तो ही डिसाइडेड टू अटैक द ट्रवनकोर। अटैक करेंगे भैया ये, है ना, 1790 में। अब यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब एंग्लो कहाँ से आ गया भैया, एंग्लो यानी कि इंग्लिश। अब इंग्लिश ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा ये हमेशा इंटरफेयर करते ही थे, है ना, जो डेक्कन की पॉलिसीज़ थी। सो अब ये रूलर जो था ट्रवनकोर, उसकी साइड से इन्होंने वॉर में पार्ट लेना, ठीक है, सही समझा, एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द टीपू, ठीक है। तो इंग्लिश ने क्या किया, अगेंस्ट द टीपू सुल्तान फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रवनकोर रूलर, ठीक है। इन्होंने फोर्ट किया किसके खिलाफ, आपके टीपू सुल्तान, सपोर्टेड बाय द मराठास एंड निजाम ट्रूप्स। द इंग्लिश मेड एन एडवांस टुवर्ड द सेरिंगपट्टनम, ठीक है। सेरिंगपट्टनम है बेसिकली, ये कैपिटल थी पहले तो टीपू सुल्तान की, ठीक है, उनके स्टेट की। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी कि इस बार मराठा और निजाम ने भी जो ट्रूप्स थी उसको साथ दिया। टीपू ऑफर टफ रेजिस्टेंस, बहुत टफ रेजिस्टेंस जब, बट रियलाइज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ केयरिंग फर्दर स्ट्रगल, ठीक है। अब आगे तो ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि इनको पता था उनकी कैपेबिलिटी कितनी वाइड रेंज में, देखो ना सभी आ गए, निज़ाम, मराठा, इंग्लिश, ट्रवनकोर रूलर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम थी ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन था फॉर दी आपका टीपू सुल्तान। लेकिन इन्होंने इसका बदला अच्छे से लेने का ठान लिया था उसी दिन जिस दिन इन्होंने ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन की थी, वो थी आपकी मार्च 1792, ठीक है, मार्च 1792। रिजल्टेड इन द सरेंडर ऑफ नियरली हाफ ऑफ द मैसूरियन टेरिटरी। सोचो, अपनी पूरी टेरिटरी का हाफ इन्होंने उस टाइम पे इनको देना पड़ा, और इनके जो बच्चे थे, दो बेटे थे, वो भी हॉस्टेजेस में लेकर गए थे, कौन, ये अंग्रेज, ठीक है। क्योंकि इनको इतना डेट जो था वो चुकाना था इनको, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेजर ले गए और मैसूर की टेरिटरी ले गए, ठीक है। तो जो विक्टोरियस अलाइज थे सब ने आपस में बांटा था, यस। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में गवर्नर जनरल चेंज हो चुके हैं, याद रखना। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर यानी कि जो 1799 है, पता है ना क्या होता है 1799 में भी, यस, नेपोलियन भी तो था पावर में आया था, यस, इस तरीके से कूप किया था उन्होंने, बेसिकली कूप किया था। लेकिन यहाँ पे जो अराइवल था बेसिकली इंपीरियलिस्ट लॉर्ड वेलेस्ली का, वो एक बहुत ही डिसिसिव हुआ इनके लिए। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या था, 1798 में गवर्नर जनरल चेंज हो गया था, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। जो नेपोलियनिक डेंजर टू द इंडिया, ये शक हो चुका था इनको कि टीपू सुल्तान के टर्म्स तो हैं उनके साथ। सो दे ऑगर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस को। अब स्टेटस को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा इनको, यस। अब वेलेस्ली वॉज डिटरमाइंड टू आइदर टेम टीपू टू सबमिशन और टू वाइप आउट इट्स इंडिपेंडेंस ऑल टुगेदर, यानी कि ठीक है, अब टीपू का तो सबमिट करा लो, इंडिपेंडेंस जो है उसकी वो खत्म कर दो। अब चार्ज अगेंस्ट द टीपू ऑफ प्लानिंग इंट्री। अब इन्होंने क्या चार्ज लगाए टीपू सुल्तान के खिलाफ कि ये जो है जो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जी, प्लानिंग कर रहे हैं भैया कि जो निज़ाम और मराठास को, और उसके अलावा जो एमेजरीज हैं अरेबिया, ठीक है, जैसे कि जमान शाह ऑफ अफगानिस्तान और कॉन्स्टेंटिनोपल और फ्रेंच में, यहाँ पर ये एमेजरीज सेंड कर रहे हैं। और उसके अलावा जैसे कि फ्रांस में, ठीक है, तो ये सब वहीं के ही है, कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, उसके अलावा फ्रांस, है ना, अफगानिस्तान। तो ये यहाँ पर से क्या करते हैं कि ये जो था टीपू सुल्तान तो प्लॉट कर रहे हैं भी हमारे एम्पायर के खिलाफ, ठीक है। तो ये इन पे इल्ज़ाम लगाते हुए बेसिकली टीपू सुल्तान जो थे पूरी टोटलिस्ट को डिनाउंस करते हैं, ठीक है। सो एक ऑपरेशन चलाते हैं भैया ये, अब ऑपरेशन चलाएंगे इनके खिलाफ, वो होता है 17 अप्रैल, ये आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना 1799 का खेल था पूरा। एंड विद द फॉल ऑफ द सेरिंगपट्टनम हार चुका था यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल थी वो जो कब्जे में कर चुके थे जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। 4 मई 1799 को ब्रोट टू क्लोज द हिस्ट्री ऑफ द मैसूर्स इंडिपेंडेंस इन इंडिया, ठीक है। तो टीपू डाइट फाइट ब्रेवली, बहुत अच्छी तरीके से फाइट की, और जो है ये लड़ाई के वक्त ही जो है ब्रेवली तरीके से इनको मार दिया गया, ठीक है। सो अ बॉय ऑफ द अर्ली मैसूर हिंदू रॉयल फैमिली वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द गद्दी ऑफ द मैसूर ऑन अ सब्सिडरी अलायंस इम्पोस्ट, ठीक है। तो आपको पता ही है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, तो सब्सिडरी अलायंस तो आना ही है, ठीक है। तो अब मुझे बस आप ये बता दो, पहला क्वेश्चन है आज का, कि कौन सी डायनेस्टी थी जब टीपू सुल्तान को हटाया गया तो वापस उसको लाया गया रॉयल फैमिली, बस इतना सा बता दो आप।
अब भाई आते हैं एक बहुत ही वीर किंगडम के अंदर, वो है हमारा सिख किंगडम। ठीक है, सिख किंगडम बहुत ही जो है बड़ा किंगडम था इस टाइम का। ठीक है, सरदार रणजीत सिंह ने इस टाइम तक बहुत आगे तक फैला चुके थे। किसको? हमारे जो सिख किंगडम है उसको। ठीक है, सो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। सो हिस्ट्री ऑफ द सिख पंथ इन पंजाब वाज एज ओल्ड एज द मुगल एम्पायर। ठीक है, जितना मुगल एम्पायर पुराना है उतना सिख एम्पायर भी पुराना है इंडिया में। गुरु नानक स्टार्ट किया था 1469 में, जब उनका जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है, फिर उन्होंने डिवोशन, इनर डिवोशन, इक्वालिटी, ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स के अंदर इसको मैसेज को प्रीच करने के लिए यहीं नहीं, मक्का मदीना गए वो, मिडिल ईस्ट गए वो। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने जो है, बताओ मुझे कि जो गुरु नानक की जो यात्राएं हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। गुरु नानक की जो यात्राएं थी, द ट्रेवलिंग्स ऑफ द गुरु नानक इज कॉल्ड, बताओ मुझे ना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी भी पूछ सकते हैं ना, आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो टू प्रीच हीज मैसेज ऑफ द इनर डिवोशन और इक्वालिटी, ये बता दिया मैंने आपको। अब बाबर तो था फाउंडेशन किसका डाला? मुगल एम्पायर का। और औरंगजेब तो ठीक है, स्टार्टिंग में इतना हॉस्टाइल नहीं था, लेकिन बाद में तो बहुत ही ज़्यादा कम्युनल जो थी, कम्युनल जो फीलिंग थी इनके अंदर वो आ चुकी थी। यस, और बहुत ही रणजीत सिंह से, और जो उनके अलावा गुरु गोविंद सिंह के टाइम के जो हमको फाइटिंग से पता है हम सबको। ठीक है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर है ना, उसके अलावा ऐसी नहीं है कि जो सलीम है उनका भी काफ़ी ज़्यादा जो अनबनती सिखों से वो हमेशा से रही थी। ठीक है, उसके अलावा 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया था 1699 में। ठीक है, मतलब इन्होंने खालसा पंथ बनाया था। ठीक है, द ब्रदरहुड ऑफ द खालसा। यस, अब द फाउंडिंग ऑफ द खालसा प्रोजेक्टेड द सिख कम्युनिटी एज अ मिलिटेंट आउटफुट। ठीक है, तो अभी तक कोई भी इनकी आर्मी नहीं थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक मिलिटेंट आउटफुट दिया यहाँ से बहुत ही। और गुरु गोविंद सिंह के तो क्या ही कहना है, बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज है इनकी। गाइज, मैंने रिलीजियंस के अंदर काफ़ी डीप स्टडी कर रखी है। हिंदुज़म हो, जैनिज़्म हो, ठीक है, चाहे जायोनिज़्म हो जो आपके ज्यूज़ हैं, ठीक है, इस्लाम हो, है ना, और क्रिश्चियनिटी हो, ये सब मैं आपके लिए एक प्रॉपर सीरीज़ लेकर के आऊँगा जिसके अंदर आपको पूरे रिलीजन्स बताऊँगा, जिसके अंदर मैं इनकी इंडियन फिलोसफी और उससे रिलेशन बताऊँगा, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन वो होगा आपका मोस्ट ऑफ दी जो है रिलेटेड टू द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, सो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आएगी आपके, बहुत जल्दी, चिंता मत करो, है ना। सो द फाउंडिंग ऑफ द खालसा प्रोजेक्टेड द सिख कम्युनिटी एज अ मिलिटेंट आउटफुट, ऑल दो ऑल सिख वर नॉट नेसेसरली ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, सब इसके मेंबर्स होना कोई कंपलसरी नहीं होती थी। ठीक है, बट ऑन द होल द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द पंजाब रिमेन डिसेंट्रलाइज। तो ये उस टाइम की कितनी बड़ी बात है ना। मोर हॉरिजॉन्टली डिसेंट्रलाइजेशन था एंड डिस्पर्स ड्यूरिंग द होल ऑफ द पीरियड अंटिल द रणजीत सिंह। ठीक है, यस, अब द चीफ, क्योंकि रणजीत सिंह कौन थे? चीफ ऑफ द शुक्रचकिया मिसल। ठीक है, रणजीत सिंह कौन? चीफ ऑफ द शुक्रचकिया मिसल। मिसल होती थी बहुत सारी। ठीक है, यानी कि जो सिख थे उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट मिसल्स में, ठीक है, उसमें ये डिवाइडेड थे। ठीक है, सो द ट्राइड टू रेज अ मोर सेंट्रलाइज सिख स्टेट एट द एंड ऑफ द जो आपका 18th सेंचुरी है। ठीक है, लीडिंग एन आर्मी विद द इम्प्रूव्ड आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री ट्रेंड बाय द यूरोपियन ऑफिसर। ठीक है, तो इन्होंने अपनी आर्मी को इतना ट्रेन कर लिया था, यूरोपियन ऑफिसर से ट्रेन करवाया था। ठीक है, उस टाइम पे। सो बाय 1809 ही हैड ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल द लार्ज एरियाज इन द 5 दोआब्स। 5 दोआब्स यानी कि रिलेटेड टू द 5 रिवर्स, और भी ज़्यादा जो एरियाज था एक्सपेंड कर चुके थे ये पूरा। यस, ऑफ द पंजाब। अब 19th सेंचुरी के आते आते, मतलब इन द स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, सेंट्रल लेवल ऑफ द दरबार पॉलिटिक रणजीत सिंह का जो था मेंटेन्ड अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन द पावरफुल सिख चीफ्स एंड द मिलिट्री कमांडर्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी रणजीत सिंह के एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर यहाँ पर एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है भैया, देखो यहाँ पर होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंग्लिश और जो है सिख किंगडम के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, है ना। इन दैट ईयर द इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द सोल सोवरेन रूलर ऑफ द पंजाब, है ना। यानी कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की इन्होंने, यानी कि इन्होंने रिवर्स को, एक रिवर थी उसका नाम बताओ मुझे। थर्ड क्वेश्चन, कौन सी ऐसी रिवर थी जो इंग्लिश किंगडम यानी कि इंग्लिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया और रणजीत सिंह किंगडम के बीच में था? ठीक है, और रिवर का नाम बताओ मुझे अभी। ठीक है, अभी कमेंट करो, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब नहीं पूछूंगा कोई भी। ठीक है, इन दैट ईयर इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द सोल सोवरेन की कहा, आप हमारी तरफ बताना, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। लेकिन जो बेसिकली स्टोरी कुछ इस तरीके से है, मैंने अपने इस वाले कोर्स में पूरा बता रखा है, आप एक एक बात बताइए उसके अंदर मैंने, है ना, एक्सप्रेशंस के साथ। ठीक है, तो यस, अब यहाँ पर बात ये थी कि किस तरीके से जो इंग्लिश थे वो अफगान आमिरों को शांत कराना चाहते थे। ठीक है, सो जाएंगे कहाँ से? उनको जाना तो किंगडम के अंदर से होगा ना, पंजाब किंगडम के अंदर से तो होकर के जाएंगे ना। इस तरीके से फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, है ना।
तो फिर यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर डिसाइड करी इस तरीके से, और इनको अपना अफगानिस्तान वाली बॉर्डर भी सेव करनी थी, किनको, ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उधर से इम्पीरियलिस्ट जारिस्ट जो रशिया था वो आगे बढ़ रहा था। यस, रशिया नहीं था खैर उस टाइम पे, तो यस, तो जारिस्ट रशिया बोल सकते हो आप उस टाइम पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नेम थे, फिर यूएसएसआर पड़ा, सोवियत यूनियन पड़ा। यस, सो अब यहाँ पर रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है, ठीक है। यस, एक रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में, और अभी तक तो बहुत कुछ अच्छी ऑर्गेनाइज वे में चल रहा था यहाँ पर, है ना। और पता है आपको, रणजीत सिंह के पास ही था जो कोहिनूर था हमारा, ठीक है। बाद में यहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे वो लेकर के गए। तो विद इन द डिकेड ऑफ हिज डेथ इंडिपेंडेंस सिख रूल डिसअपियर फ्रॉम द पंजाब, यानी कि 10 साल भी नहीं चला पाए यहाँ के रूलर थे, जो मिस्र के लीडर थे, कमांडर थे, नहीं चला पाए इंडिपेंडेंस सिख अंपायर को, ठीक है। पूरा डिसअपियर हो चुका था। एज स्ट्रगल फॉर द पावर अमंग द माइटी सिख चीफ्स एंड द रॉयल फैमिलीज फ्यूड्स हेल्प द इंग्लिश, यहाँ देखो, अब इंग्लिश को हेल्प, मतलब इंग्लिश ने हेल्प करी फ्यूड्स की, है ना, टू टेक ओवर विदाउट मच डिफिकल्टी। तो ये कितनी बड़ी बात हुई, है ना। तो द रणजीत सिंह डाइट हो चुकी थी, उनकी तो डेथ हो चुकी थी 1839 में। ही हैज़ नॉमिनेटेड ही सन जो था खड़क सिंह, ठीक है, उन्होंने इनको नॉमिनेट किया था टू बी सक्सेसर। ही वॉज नॉट नोन टू बी अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड बिकम द डिपेंडेंट ऑन द डोगरा वजीर राजा ध्यान सिंह। तो याद रखना, डोगरा वजीर था, ठीक है, डोगरा डायनेस्टी का जो डोगरा मिस्र का जो वजीर था, ठीक है, तो राजा ध्यान सिंह, ठीक है। तो वो इनका जो था बेसिकली इस पर डिपेंड था। ये कौन, खड़क सिंह, ठीक है, क्योंकि रणजीत सिंह तो बहुत एबल रूलर थे, लेकिन खड़क सिंह नहीं निकला। तो खालसा आर्मी बिकम द पावर अनटू इटसेल्फ एंड बिगेन टू कंट्रोल द पंजाब पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो चुकी थी खालसा आर्मी। अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी हिंट दी थी मैंने थोड़ी बहुत। देखो यहाँ पर 19th सेंचुरी आते थे, कंपनी क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि ये जो सिख स्टेट है ना, वो बफर स्टेट का काम करे, नॉर्थ इंडिया पोजीशन ऑन द एंड एंड द मुस्लिम पावर इन द पर्शिया अफगानिस्तान ऑन द अदर, ठीक है। तो कितनी सही बात की मैंने पहले आपसे, तो ठीक है, इससे प्रूव होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यस यस, तो बट कंटिन्यूस पॉलिटिकल एंड इंस्टेबिलिटी मेड दी स्कीम अनवर्केबल एंड सो मैनी इन द अर्ली 1840s। अब उन्होंने स्टार्ट किया सोचना कि एंग्लो सिख कैसे मतलब इनएविटेबल है, यानी कि एंग्लो सिख कॉन्फ्रंटेशन होके रहेगा, है ना। अब ये इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब 1843 ब्रिटिशर्स को तो हमेशा पता होता था, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर के जो इनकी स्टडी है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बैठेगी। एंड एज द सिचुएशन डिड नॉट स्टेबलाइज एंड व्हेन द जवाहर सिंह, ठीक है, तो याद रखना जवाहर सिंह है ये, वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द आर्मी इन सेप्टेम्बर 1845 है, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंज ने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंज डिसाइडेड दैट द टाइम फॉर अ हाउ डाउन हैड अराइव्ड, यानी कि इन्होंने कहा कि अब तो देखो यहाँ पर कोई ना सेंट्रल अथॉरिटी है ना रूलर है, तो चलो घुस जाओ इनके अंदर, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंज यहाँ पर आए, तो ही डिक्लेयर द वॉर ऑन द स्टेट ऑफ द लाहौर, ठीक है। अब इसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे इन्होंने वॉर डिक्लेयर किया, कब, 13 दिसंबर 1845। आपको ये डेट बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 1845 में इन्होंने वो जो है वॉर डिक्लेयर किया, ठीक है। अब द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर यहाँ से स्टार्ट होता है भैया, ठीक है। तो यहाँ से हम बिगेन करेंगे अपना फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अभी तक जो मैंने आपको पूरी एक कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करी। सो अब द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी होती है भैया, वॉर होता है ना, वॉर हुआ भैया, बहुत तरीके बड़े। अब यहाँ पर एक ह्यूमिलिएशन ट्रीटी होती है लाहौर में, जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है, ठीक है। 1 साल चला है, 1 साल भी कहाँ चला, देखो दिसंबर में स्टार्ट हुआ, मार्च में ख़त्म, ठीक है। तो मार्च में तो ट्रीटी कर ली इन्होंने। अब इंग्लिश ने एनेक्स कर लिया भैया जलंधर दोआब, पूरा जलंधर दोआब लेकर गए यहाँ से। कश्मीर वॉज गिवन टू द राजा गुलाब सिंह ऑफ डोगरा जम्मू, बस यहीं से जो कश्मीर डायनेस्टी है, ठीक है। सो वो यहाँ पर 100-150 साल से पहले ही यहाँ पर हो रखा था, है ना। अब राजा गुलाब सिंह डोगरा ऑफ जम्मू को यहाँ पर दिया गया एज अ रिवॉर्ड ऑफ हिज एलिजियंस टू द कंपनी, क्योंकि जो इन्होंने क्या किया था, जो राजा गुलाब सिंह इन्होंने किसको साथ दिया था, ब्रिटिशर्स का, ठीक है, अगेंस्ट दी पंजाब। सो द साइज ऑफ द लाहौर आर्मी वॉज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पर आर्मी का साइज रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा टेरिटरी तो ले गए जलंधर दो, अब कश्मीर दे दिया गया किसको, जम्मू को, है ना। सो अब सॉरी इनको गुलाब सिंह को, ठीक है, जम्मू के थे ये। एंड एन इंग्लिश आर्मी वॉज स्टेशन देयर, अब एक इंग्लिश आर्मी जरूर बिठाएंगे वो हमेशा से, ये तो इनकी आर्मी थी, है ना। बट दी अल्टीमेट ब्रिटिश एम वॉज फुल एनेक्सेशन ऑफ द पंजाब, लेकिन ये चाहते ही नहीं थे कि कोई यहाँ पर आए, ठीक है। तो फुल एनेक्सेशन चाहते थे ये, है ना, विच वॉज अचीव बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने बाद में सेकेंड जो एंग्लो सिख वॉर हुआ उसका टोटल एनेक्स कर लिया पूरे पंजाब को, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो इनकी ज़रूरत किसी है कि यहाँ पर ये खुद ही कंडीशन तैयार करते थे और खुद ही उसमें जाकर के इनको हमेशा से पता होता था कि यहाँ पर ये युद्ध करेंगे और पहले से ही तैयारी करके रखते थे। अब देखो यहाँ पर सिंध का एनेक्स किसी है इन्होंने, अब पंजाब पार करेंगे सिंध आएगा, अब सिंध का एनेक्स किसे किया इन्होंने,
देखो यहाँ पर हमने बात करी थी कि किस तरीके से इन्होंने पहले तो पंजाब किंगडम को लिया, तो एंग्लो सिख वॉर वहाँ पर हो चुके थे। तो यहाँ पर ये 18th सेंचुरी, सिंध इन 18th सेंचुरी वॉज रूल बाय द कल्लोरा चीफ, ठीक है। तो यहाँ पर कल्लोरा चीफ हुआ करते थे 18th सेंचुरी में, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1775 से लेकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री लगाई थाटा में, इन 1832, इन 1832 विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक आपको पता है सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था इनको भी, जो फोर्ट विलियम में, ठीक। चलो ठीक है, बाद में बताऊंगा वो आपको मैं किस तरीके से इनको एज अ प्रिजनर रख लिया था, ठीक है। तो बाद में इनको ही बना दिया गया गवर्नर जनरल। यस, अब विलियम बेंटिक को इन्होंने कर्नल पोटिंजर को सेंड किया सिंध में, ठीक है। ये चाहते थे कि एक कमर्शियल ट्रीटी हो इनके बीच में, ठीक है। कमर्शियल ट्रीटी के लिए इन्होंने यहाँ पर सेंड किया इनको। यस, सो ट्रीटी विद दी आमीर्स, एक कमर्शियल ट्रीटी करना चाहते थे भैया, कौन, विलियम बेंटिक आपके। यस, सो इन्होंने कर्नल पोटिंजर को भेजा, पोटिंजर साइंड ए ट्रीटी विद दी आर्मीज ऑफ द सिंध। अब इनका टर्म्स क्या था भैया, अब ये जो ट्रीटी थी ना, इसके टर्म्स देखो फटाफट से, है ना, कभी कभी आ सकते हैं आपके। पहला था अ फ्री पासेज, पासेज की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी गाइस, सेंट्रल एशिया में अगर कनेक्ट करोगे ब्रिटिश इंडिया को तो पासेज तो सिंध पंजाब होकर के, पंजाब हटा दिया ना रस्ते से। अब बात करते हैं अमीर ये सिंध की, तो सिंध में इन्होंने फ्री पासेज फॉर द इंग्लिश ट्रेवलर्स एंड मर्चेंट थ्रू सिंध, सिंध से फ्रीली होकर जाएंगे, कोई टैक्स नहीं लोगे, कुछ भी नहीं, कोई रोकेगा नहीं। सेकेंड आता है आपका जो नो इंग्लिश मर्चेंट वॉज टू सेटल इन, जो कोई इंग्लिश जो आपका है मर्चेंट सेटल नहीं होगा सिंध में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंध के पर्सपेक्टिव से था। एंड टेरिफ रेट्स वर टू बी अनाउंस्ड एंड नो मिलिट्री ड्यूज और टोल्स टू बी डिमांडेड, ठीक है। यानी कि कोई टेरिफ रेट्स जो है वर टू बी अनाउंस्ड एंड नो मिलिट्री ड्यूज और टोल्स टू बी डिमांडेड, द डिजाइन ऑफ रंजीत सिंह ऑन सिंध, ठीक है, प्रोवाइडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी विद एन एक्सक्यूज टू थ्रो अकॉर्ड ऑन अराउंड दिस हिल, ठीक है। देखो मतलब क्या है इसका कि टेरिफ रेट इन्होंने अनाउंस कर चुके थे, कितनी टेरिफ क्या क्या होगा, है ना, रेट्स इन्होंने बता दी। अब इन्होंने कहा था कोई मिलिट्री ड्यूज जो है वो आप डिमांड नहीं करोगे हमसे, टोल्स भी नहीं लोगे, है ना, इस तरीके से। और जो रंजीत सिंह की जो ईस्ट इंडिया मतलब जो उन्होंने प्रोवाइड करते थे, तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइडेड दी इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी विद एन एक्सक्यूज टू थ्रो द अकॉर्ड ऑन अराउंड द सिंध, यानी कि उनको देंगे नहीं अभी ये जो भी इनको रंजीत सिंह के टाइम पे जो डिज़ाइन किया गया था यस सिंध में। अब इन्होंने क्या किया, पोटिंजर ने देन टोल्ड द आमिर्स दैट रंजीत सिंह वुड बी लेट लूज परहैप्स एडेड टू परस्यू हिज डिज़ाइन ऑन सिंध। यस, अभी इतना कुछ बोल रहे थे पोटिंजर, तो आमिर्स बहुत रेलिक्टेंट हो चुके थे, लेकिन इन्होंने चलो ठीक है आपकी ट्रीटी के शर्त हमको मंजूर है ना। और कंपनी फिर ये भी कहा था कि जो अगर सिख के साथ कभी आपका जो कोई झगड़ा वगैरह होता है या फिर कोई डिस्प्यूट होता है तो कंपनी मीडिएट करेगी, और मीडिएशन में ही ये जो है इनका बहुत सारा फायदा हो जाता था, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट निकाल कर ले जाते थे यहाँ से, ठीक है। सो ये था हमारा एनेक्सेशन ऑफ द सिंध। अब यहाँ पर बात आती है 1842 की, अभी तक हम बात कर रहे थे कहाँ ऊपर, अभी तक हमने बात की पहले 1775 की बात की, फिर 1832 की बात करी। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट 10 साल बाद की। सर चार्ल्स नेपियर ने रिप्लेस किया सर आउटरॉम को, ठीक है। नेपियर ने रिप्लेस किया आउटरॉम को एज एन कंपनी रेजिडेंट, कहाँ पर, सिंध में, ठीक है। अब नेपियर ने क्या किया, यहाँ पर फुल सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी दे दी, उसको दे दी गई, एंड प्लेस इन चार्ज ऑफ ऑल ट्रूप्स इन अपर एंड लोअर सिंध, यानी कि जितने भी ट्रूप्स होंगे ना अपर और लोअर सिंध में सबके चार्जेस इसके पास पूरी अथॉरिटी दी गई नेपियर को। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो अपना एडिशनल कंटेंट है ना, ऐसे ही नहीं पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, अब हिस्टोरियंस की स्टेटमेंट डालें। देखो हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, डॉक्टर ये जो वी ए स्मिथ है ये कहते हैं कि नेपियर हु वॉज बेंट ऑन एनेक्सिंग द प्रोविंस परसुइंग अ बुलिंग पॉलिसी always assuming that the government of India was at the liberty to do what it pleased without the slightest regard of the treaty, यानी कि कुछ भी कर लो आप, नेपियर को वही करना है जो इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा। लॉर्ड एलन बोरो फिर आए, लॉर्ड एलन बोरो ने क्या किया, प्लेस इन अ डेंजरस पोजिशन बाय द अफगान डिजास्टर प्रपोज्ड अ न्यू ट्रीटी टू दी आमिर्स, एक न्यू ट्रीटी इन्होंने प्रपोज की। फिर भैया इन्होंने कितनी ट्रीटी कर ली इनसे, टू दी आर्मीज एज सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में क्या सिक्योरिटी होगी उसके बारे में, बट कंटेनिंग ऑल्सो डिमांड फॉर अ टेरिटरी एज अ पनिशमेंट फॉर द पास्ट ट्रांसग्रेशन, ठीक है। अब इन्होंने ये भी कहा कि आप तो पहली बात तो सिक्योरिटी है तो फ्यूचर के बारे में बात करो, दूसरी बात है कि आपने जो अभी तक हम पर जो हमले किए, जो हमारा नुकसान हुआ है, तो उसके लिए टेरिटरी चाहिए हमको, तो ये बात है। अब आमिर से बहुत ज़्यादा मजबूर भैया, आर्मी नहीं, सेना नहीं, है ना, ब्रिटिशर्स के अंदर, तो उन्होंने फिर से इनको एक्सेप्ट कर लिया भैया। तो ये बहुत ही बुरी बात होती जा रही है, ठीक है। बट द नेपियर सस्पेक्टेड दैट द आर्मीज वर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, अब आर्मीज के ऊपर इन्होंने शक कर लिया कि ये वॉर करेंगे। अब व्हेन नेपियर रिपीटेड द गवर्नर जनरल ऑर्डर टू डिसबैंड द आर्म बैंड्स, ठीक है। अब गवर्नर जनरल को नेपियर ने कहा कि इस तरीके से बात चल रही है, तो गवर्नर जनरल ने कहा कि डिसबैंड कर दो आर्म बैंड्स को। तो आर्मीज ने क्या कहा,
देयर आर नो बैंड्स, वी आर ऑल सबमिशन। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आमिर कहते हैं कि हम पे कोई बैंड है ही नहीं, तो पूरा सबमिट कर चुके हैं आपको हम। यस, नेपियर वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड वॉज एगर टू कमेंस हॉस्टिलिटीज इन द विंटर, फियरिंग द राइगर्स और द हॉट वेदर अहेड। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी जो अफगानिस्तान पता है आपको, अफगानिस्तान एक ऐसी ज्योग्राफी है वहाँ पर कि कोई भी रूलर आज तक, कोई भी अंपायर हो, चाहे ब्रिटिश हो, अमेरिका हो, यूएसए, ठीक है, चाहे रशिया ही क्यों ना हो, आज तक कोई ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर ही नहीं पाया वहाँ पर एज ए रूलर। यस, कोई एनेक्स कर ही नहीं पाया वहाँ को। ठीक है, यहाँ तक कि जो लोकल रूलर, जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, बस वही वहाँ पर से जो उनकी टेरेन्स हैं, है ना, ज्योग्राफी है, उसको सहन कर सकते हैं, इसलिए वो जो है वहाँ पर जो है इंसर्जेंसी करते हैं। ठीक है, तो नेपियर को भैया कन्विंस नहीं हुआ, तो ही प्रोसीडेड टू कैप्चर द इमामगढ़। अब इमामगढ़ जो है ये कैप्चर करने गया। ठीक है, अब अप्रोच ओनली बाय अ वेग अनसर्टेन ट्रैक्स। ठीक है, तो मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा वेग और बहुत अनसर्टेन ट्रैक्स थे। द फोर्ट्रेस वॉज कैप्चर्ड इन द जनवरी 1843। अब 1843 में इन्होंने चलो देखो अभी तो आया ही है, उसके अलावा इन्होंने क्या करा, एक साल के अंदर इमामगढ़ के किले को हथियाया। ठीक है, नेपियर्स एक्ट ऑफ अग्रेशन ड्रॉप बलूचीज टू द पॉइंट ऑफ डेस्परेशन। ठीक है, अब बलूचीज नाराज हो गया भैया यहाँ पर कि ये क्या है भैया। अब दे प्लान टू मर्डर द मेजर आउटरम, है ना, मेजर आउटरम को मारना चाह रहे थे वो। उसके अलावा वो वर प्रिपेयर टू फाइट फॉर द बिटर एंड। ठीक है, तो वर प्रिपेयर टू फाइट फॉर द बिटर एंड। इन फेब्रवरी 1843 नेपियर डिफीटेड द बलूच आर्मी, बाय अप्रैल द होल ऑफ द सिंध कैपिचुलेटेड। यानी कि बलूचों को भी इन्होंने भड़काया और फिर बलूचियों ने जब इन पर अटैक किया तो उनकी आर्मी को हरा करके उनका रीजन भी हथिया लिया। ठीक है, तो बहुत लगभग पूरा सिंध जो है अब तक आ चुका है किनके, ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो एनेक्सेशन किया गया सिंध का हैज़ मेड विद यूनिवर्सल कंडेमिनेशन बोथ एट द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन एंड द स्टूडेंट। देखो कंडेम क्यों किया गया इसको, देखो कोई बात थी नहीं, इतना कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही सेपरेट रीजन था। पहली बात तो इतना कनेक्ट नहीं था इंडियन मेनलैंड से, लेकिन फिर भी इन्होंने वहाँ पर गए, इन्फ्लुएंस किया, इतना ज़्यादा जो इंटरफेरेंस किया और वहाँ पर जा करके फिर उन्होंने एनेक्स किया सिंध को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा इनको, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था उस टाइम पे ना आज। ठीक है, तो पॉलिटिशियन और हिस्टोरियंस ने इनको क्रिटिसाइज किया। इवन आउटरम डिसएग्रीड विद द नेपियर्स, यानी कि आउटरम खुद नहीं चाह रहा था कि जो नेपियर्स की पॉलिसी है वो सही नहीं है, सही है ना। इन्होंने कहा क्या, आई एम सिक ऑफ योर पॉलिसी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आई एम सिक ऑफ योर पॉलिसी, परेशान हो गया था वो। इवन द कॉन्कर ऑफ द सिंध नेपियर, यार अब आप बताओ, ऑर्डर उस पर खुद पर अटैक हो चुके हैं, मर्डर के, है ना, उन पर असैसिनेशन के। ठीक है, तो कैसे नहीं कहेगा वो। नेपियर हिमसेल्फ वाज नॉट कन्विंस्ड ऑफ द राइचियसनेस ऑफ द, अब देखो जो बना रहा है, जो सोच रहा है, क्योंकि गवर्नर जनरल भी इंक्लूड है, लेकिन नेपियर तो सिंपल सा आपका रेजिडेंट है। ठीक है, वो खुद भी इतना कोई खुश नहीं था, है ना। इन हिज डायरी ही नोटेड, वी हैव नो राइट टू सीज सिंध येट वी शैल डू सो एंड अ वेरी एडवांटेज यूजफुल ह्यूमन पीस ऑफ रेस्कैलिटी इट विल बी। ठीक है, तो नेपियर ने खुद अपनी जो इस रेस्कैलिटी है उसको एक्सेप्ट किया। तो चलो यहाँ पर थोड़ी ऑनेस्टी दिखाई इन्होंने। तो गाइज मैंने आपसे प्रॉमिस तो किया था कि हम जो है इस लेसन में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इस जो लेसन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले लेसन में बिल्कुल भी टेंशन मतलब, अगले लेसन में आपको जो ये वाली पॉलिसीज़ हैं हमने सब कुछ खत्म कर दिया। अभी तक का जो सेकंड चैप्टर था ना, ले द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, हमने कर्नाटक देखे, मराठास देखे, मैसूर देखे, फ्रेंच देखे, अफगान देखे, है ना। तो सबको ये सब क्या था, ये सब फाउंडेशन ही तो है ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में। पाँव जमा रहे हैं, बंगाल अपने अंदर ले लिया इन्होंने, उड़ीसा, ठीक है, बॉम्बे आपको बताया, है ना, महाराष्ट्र मराठा को हरा करके, तो ये सब ले चुके हैं। अब अगले बार देखेंगे हम इनकी पॉलिसीज़। अगले लेसन बहुत ही छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, पॉलिसीज़ देखेंगे किस पॉलिसीज़ के अंदर रह करके ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया में अपनी फाउंडेशन को ले किया। ठीक है, किस तरीके से इन्होंने अपने पाँव जमाए भारत में। ठीक है, तो किस तरीके से और फर्दर जो एक्टिविटीज़ थी इनकी, जो मिसलिनियस पार्ट है वो भी हम अगले लेसन में देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको देखो अच्छे से, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, मैसेज करो, टेलीग्राम पे सेंड करो मैसेज मुझे। ठीक है, आप कहीं भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ठीक है, टीम जो है मैं तो शायद कम ही करता हूँ यूज़, लेकिन आपको आंसर जरूर मिल जाएगा वहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा मैसेज करो। ठीक है, सो यस, और पीडीएफ के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने, तो वहाँ पर कर लेना, है ना, और डाउनलोड कर लेना। तो एक बार फिर से आपसे अपील है कि प्लीज़ 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 जब भी जाओ तो किसी को जो है आपको एक रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल, है ना, तो ये अपना इनिशिएटिव है। और मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि कभी भी मैं जो है यहाँ पर एक भी चीज़ चार्ज नहीं करूँगा और एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल कराऊंगा A to Z चीज़। आपको बस क्या करना है, उसके बदले में शेयर और सब्सक्राइब करना है और कुछ नीचे मेरे को जाए। ठीक है, बस यही मोटिव है। तो आपको पता है अगले लेसन में मिलते हैं। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंसेज और जो पॉलिसीज़ थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वगैरह, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।